नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज भारत के लिए गर्व का दिन है, आज पाकिस्तान के लिए शर्म का दिन है। आज हमारी सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी अड्डों को तबाह कर दिया। आधी रात को 25 मिनट में पाकिस्तान और पीओके के 9 टारगेट्स पर मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक किए। पाकिस्तान देखता रह गया, चूं भी नहीं कर पाया। हाफिज सईद, अजहर मसूद और सैयद सलाउद्दीन के टेरर नेटवर्क को 25 मिनट में चकनाचूर कर दिया। एक एक बम निशाने पर लगा। ऑपरेशन परफेक्ट रहा, पाकिस्तान को पता भी नहीं चला। भारत की फौज को कोई नुकसान नहीं हुआ। अपने किसी अफसर, अपने किसी जवान को खरोंच तक नहीं आई। पहली बार पाकिस्तान के पंजाब में दहशतगर्दों और उनके आकाओं को निशाना लगाकर मारा गया। हमारी फौज, हमारी एयरफोर्स ने अपनी धरती पर रहकर यह ऑपरेशन किया। किसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अटैक नहीं किया। पाकिस्तान के किसी सिविलियन को चोट नहीं पहुंचाई। पूरी दुनिया में ऐसा क्लीन, इतना प्रिसाइज और इतना प्रोफेशनल ऑपरेशन पहली बार देखा गया। पहली बार पाकिस्तान की तबाही पर रोने के लिए कोई मुल्क सामने नहीं आया। पहलगाम में हमारी बहन बेटियों की मांग का सिंदूर उजाड़ने वालों को मोदी के ऑपरेशन सिंदूर ने तबाह कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिन पहले देश से वादा किया था। आज मुझे उनके शब्द याद आए। उस दिन मोदी ने जो कहा, एक एक शब्द आज पूरा करके दिखाया। मोदी ने कहा था, आतंकियों और उनके आकाओं को पाताल से भी खोज निकालेंगे। खोज निकाला। मोदी ने कहा था कि पहलगाम हमले को अंजाम देने वालों और उसकी साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आज वो सजा मिल गई। मोदी ने कहा था, आतंकवादियों की बची खुची जमीन को मिट्टी में मिला देंगे। आज पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिला दिया गया। मोदी ने कहा था कि आतंकवाद की कमर तोड़कर रख देंगे। आज पाकिस्तान में दहशतगर्दों के जनाजे निकले। मोदी ने कहा था कि पहलगाम में हमला करने वालों पर 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा के मुताबिक ही एक्शन होगा। आज आधी रात को सिर्फ 25 मिनट में आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप्स को कब्रिस्तानों में तब्दील कर दिया गया। मसूद अजहर का पूरा खानदान जहन्नुम में पहुंच गया। दूसरों को मौत बांटने वाला मसूद अजहर आज खुद मौत की भीख मांगता दिखाई दिया। हाफिज सईद किसी बिल में जाकर छुप गया। आधी रात को जब आप चैन की नींद सो रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स में मौत का तांडव हो रहा था। पाकिस्तान में मिसाइल्स और बम फट रहे थे। रात 12:37 पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। इंडियन एयरफोर्स और आर्मी की प्रिसीजन स्ट्राइक से मुजफ्फराबाद से लेकर बहावलपुर तक धमाकों की गूंज सुनाई दी। उन्नीस 1971 की जंग के बाद यह पहला मौका था जब भारत ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर भीतर तक हमला किया। 54 साल के बाद भारत ने पाकिस्तान के पंजाब सूबे में इतना बड़ा एक्शन किया। ये बात पाकिस्तान के नेताओं और वहां की फौज को सबसे ज्यादा परेशान कर रही। पाकिस्तानी फौज के ज्यादातर जनरल और सिपाही पंजाब से आते हैं। पाकिस्तान की ज्यादातर लीडरशिप पंजाब से है। भारत ने पाकिस्तान में पंजाब के दिल लाहौर पर हमला किया। लाहौर के बेहद करीब मुर्दिके में हाफिज सईद के अड्डे पर स्ट्राइक की। साउथ पंजाब के बहावलपुर में मसूद अजहर के ठिकाने
सुभान अल्लाह मरकज को पटिया बैठ कर। देखना हम कैसे आ रही है वहां से। अभी वीडियो कैच होगी नहीं होगी अगर उन्होंने 4 की याद करेंगे। डेरा मस्ती खाली करवा ली। मोदी ने कहा था बेगुनाह भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकवादी कहीं भी छुपे हों उन्हें खोज खोज कर मारेंगे। और आज हमारी फोर्सेज ने वाकई में लाहौर तक दुश्मन के अड्डों पर सटीक निशाने लगाए। देखना हम कैसे आ रही है वहां से। इंडियन आर्म फोर्सेस के इस कामयाब ऑपरेशन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर सेना की सटीकता, संवेदनशीलता और सतर्कता का सबूत है। राजनाथ सिंह ने कहा, हमने सिर्फ इंसानियत के दुश्मन आतंकवादियों को निशाना बनाया और ये भारत का अधिकार था। कल रात हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है। तो हम कह सकते हैं एक तरीके की सटीकता, सतर्कता और मानवीयता यह हमारी भारत की सेना के जवानों ने दिखाई है, जिसके लिए मैं हमारे सेना के जवानों और अधिकारियों को पूरे देश की ओर से मैं साधुवाद देता हूं और सेना को संपूर्ण संबल प्रदान करने के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं साधुवाद देता हूं। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था, जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। ये बात बिल्कुल सही है, हमने सिर्फ उनको मारा जिन्होंने हमारे देश के मासूम, बेकसूर, निहत्थे लोगों को मारा था। आज योगी आदित्यनाथ ने भी जोरदार तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की को बधाई दी। योगी ने कहा, पहलगाम में जिन दहशतगर्दों ने हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, आज ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना ने उन आतंकवादियों को सजा दे दी। योगी ने कहा कि पाकिस्तान को अब समझ लेना चाहिए कि यह नया भारत है, दुश्मन की कायराना हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर उन बहन और बेटियों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी और देश की सेना की एक संवेदना है। जिन लोगों ने भारत की बहन और बेटियों के सिंदूर को छीनने का दुस्साहस किया था, कल की स्ट्राइक में उन्हें अपना खानदान खोना पड़ा है और दुश्मन के कायराना हरकतों का जवाब ये नया भारत इसी मजबूती के साथ देगा। यह प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही देशवासियों को आश्वस्त किया था और कल की घटना में एक बार फिर से नए भारत ने यह साबित भी किया है। ऑपरेशन सिंदूर का नाम बहुत कुछ कहता है। पहलगाम के गुनहगारों के खिलाफ सेना के अभियान को यह नाम सिर्फ नरेंद्र मोदी ही दे सकते थे। इस नाम ने लोगों के दिलों को छू लिया। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद के खिलाफ सेना को पंजाब में घुसकर हमला करने की छूट सिर्फ नरेंद्र मोदी दे सकते थे। ऑपरेशन से पहले बड़े बड़े देशों को साथ लेकर एक्शन के हर आफ्टर इफेक्ट को एडवांस में कंट्रोल करने का काम सिर्फ मोदी ही कर सकते थे। मीडिया को ब्रीफ करने के लिए जिन 3 लोग को चुना गया, जिस सटल तरीके से हाफिज सईद, मसूद अजहर और सलाउद्दीन के गुनाह गिनवाए गए, बिना कहे आतंकी ठिकानों पर बम गिरते दिखाए गए, ऐसी प्लानिंग सिर्फ मोदी ही कर सकते हैं।
भारत ने बदला ले लिया, देश की बेटियों और बहनों को संदेश दे दिया, सेना ने आतंक के अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए रोने के लिए कोई नहीं आया। मैंने बहुत सारे प्रधानमंत्रियों को देखा है, लेकिन आतंक के खिलाफ इस तरह का डायरेक्ट एक्शन लेने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई। इस तरह का बदला पहले कभी किसी ने नहीं लिया। मुझे गोवा से एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने फिल्म स्टार राजकुमार का एक डायलॉग भेजा है, बड़ा अप्रोप्रिएट है। उसमें राजकुमार कहते हैं, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा, बस जमीन तुम्हारी होगी। आज मुल्ला मुनीर और उनके द्वारा पाले गए आतंकवादियों को समझ आ गया कि आधी रात को जो हुआ वो तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। रात के अंधेरे में सरहद से 100 किलोमीटर दूर साउथ पंजाब के बहावलपुर में जब बम फटे तो पाकिस्तान की फौज और दहशतगर्दों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। पाकिस्तानी आर्मी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत की फौज पाकिस्तान में 100 किलोमीटर तक घुसकर हमला करेगी। लेकिन बहावलपुर में आतंक का सबसे बड़ा अड्डा था, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर का सबसे पहला टारगेट बहावलपुर में जैश मोहम्मद का हेडक्वार्टर था। बहावलपुर में जैश मोहम्मद के सरगना आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर का टेरर कैंप है। मरकज सुबानुल्लाह में मसूद अजहर का पूरा खानदान रहता था। इस मरकज पर हमारी फोर्सेस ने 4 अटैक किए। बम सटीक निशाने पर लगे और कुछ ही मिनटों में मरकज सुबानुल्लाह की पूरी बिल्डिंग मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। मौलाना मसूद अजहर ने जैश के आतंकवादियों के जरिए 2001 में पार्लियामेंट अटैक करवाया। 2001 में जम्मू कश्मीर की असेंबली पर हमला किया। पठानकोट में एयरबेस पर अटैक जैसे कई बड़े हमलों की साजिश रची। आज भारत ने मसूद अजहर के ठिकाने को तबाह करके उसके गुनाहों की सजा दी। आज स्ट्राइक के बाद मौलाना मसूद अजहर खुद मौत की भीख मांगता दिखाई दिया। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर का भाई, उसकी बहन, बहन का शौहर, मसूद अजहर का भतीजा और उसकी भतीजे समेत खानदान के 10 लोग और उसके 4 करीबी साथी मारे गए। मासूम लोग का खून बहाने वाले मसूद अजहर को आज अपनों को खोने का दर्द समझ आया होगा। मरकज पर स्ट्राइक के बाद मसूद अजहर ने बयान जारी करके कहा, काश आज वो भी मारा जाता, वो अब जीकर क्या करेगा। हमारी एयरफोर्स का ऑपरेशन कितना सटीक था, टारगेट की एक्यूरेसी कितनी परफेक्ट थी, इसका सबूत मसूद अजहर के मरकज की हालत देखकर आपको हो जाएगा। बहावलपुर में मसूद अजहर का मरकज 27 एकड़ में फैला है। शानदार बिल्डिंग बनी है। जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त मरकज में 600 से ज्यादा दहशतगर्द थे। मसूद अजहर अपने परिवार के साथ मेन बिल्डिंग के नीचे बने बंकर में था। हमारी फोर्सेस के पास एक्यूरेट जानकारी थी, कोऑर्डिनेट्स थे। बम बिल्कुल निशाने पर लगा। बिल्डिंग के गुंबद में छेद करता हुआ बम भीतर उतर गया, अंदर जाकर फटा, पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया। मसूद अजहर के परिवार समेत 14 लोग मारे गए। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देख रहे हैं। एक तस्वीर हमले से पहले की है और दूसरी हमले के बाद की। दोनों में फर्क आपको समझ आ जाएगा। जब बहावलपुर में जैश के ठिकाने पर हमला हुआ तो हड़कंप मच गया। दहशतगर्द बड़ी तादाद में घायल हुए। सुबह सुबह मरकज सुबानुल्लाह में हुई तबाही को देखने के लिए आसपास रहने वाले लोग बड़ी संख्या में वहां जमा हो गए। वहीं जख्मी लोगों के रिश्तेदार हॉस्पिटल पहुंचने लगे। इलाके की एक ऑपोजिशन लीडर ने बताया कि भारत ने बहावलपुर में कम से कम 9 ठिकानों की मिसाइल से टारगेट किया है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग मारे गए। दुश्मन ने रात को 1 बजे अटैक किया। 9 मकामात पे मिसाइल अटैक हुए। सबसे पहला अटैक मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी अहमदपुर शर्किया में हुआ, जहां पे ऑफिशियली 13
और एक्चुअल में 15 से 16 हलाकतें हुई हैं, शहादतें हुई हैं, वहां पर बच्चे शहीद किए गए हैं। इसी तरह का हाल पाकिस्तान में छुपे मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के ठिकानों का हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के तहत इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का दूसरा बड़ा टारगेट था मुरीदके में हाफिज सईद का अड्डा। लाहौर के करीब मुरीदके में लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है। हाफिज सईद का टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप है, नाम था मरकज तैयबा। ये भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर है। आज इसका भी नामो निशान मिट गया। मरकज तैयबा वही ठिकाना है जहां 2008 का मुंबई हमला करने वाले आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी गई थी। अजमल कसाब और डेविड कॉलमैन हेडली इसी मरकज से निकले दहशतगर्द थे। हाफिज सईद पिछले कई साल से मुरीदके के इसी मरकज में बैठकर भारत में आतंकी हमलों की साजिश रचता था। पिछले कई साल से हाफिज सईद इस मरकज से बाहर नहीं निकलता था। आज हमारी फोर्सेज ने आतंक के अड्डे पर सुसाइडल ड्रोन के जरिए सटीक निशाना लगाया। एक के बाद एक 3 ड्रोन्स इलाके में पहुंचे, लश्कर के हेडक्वार्टर पर बम गिराए। मरकज तैयबा पूरी तरह ध्वस्त हो गया। लेकिन आपको देखकर आश्चर्य होगा, आसपास की बिल्डिंग्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, किसी सिविलियन को जरा भी चोट नहीं आई। रात को 12:45 का टाइम था, तो हम सोए हुए थे। एक ड्रोन आया और सीधा वो उसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर थी। उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं, वो तीनों का ताकुब मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद पर हमला किया, जिससे मस्जिद का सेन, मस्जिद के आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और उसके आगे मस्जिद की छत वो सारी तबाह हो गई थी। और एक अफराद था, वो अपनी ड्यूटी पे छत पे बैठा हुआ था, वो इसके शहीद हो गया। लोगों में खौफ और राज फैल गया, लोग बाहर खेत में चले गए थे खुली जगह पे। बस इसी तरह ही रात गुजरी है, जागकर खौफ और राज में, खौफ ही बहुत था। मुरीदके में मरकज तैयबा पर भारत के अटैक में लश्कर के कई आतंकवादी मारे गए हैं। इसका सबूत बहुत जल्दी सामने आ गया। मुरीदके में आज आतंकवादियों के जनाजे निकले, लेकिन नोट करने वाली बात यह थी कि दहशतगर्दों के जनाजों में पाकिस्तानी फौज के जवान, पंजाब सूबे की पुलिस के अफसर और जवान शामिल हुए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तरफ से भी आतंकवादियों के जनाजे के लिए फूल भिजवाए गए थे। इन तस्वीरों के जरिए आतंकवादियों के साथ पाकिस्तान आर्मी के गठजोड़ का सबूत आज दुनिया ने एक बार फिर देखा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के पंजाब सूबे के एक और बड़े शहर सियालकोट में आतंकवादियों के 2 अड्डों को तबाह किया गया। सियालकोट पाकिस्तान का बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है, ड्राई पोर्ट सिटी है। सियालकोट में ही आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का सबसे बड़ा ठिकाना भी है। हिजबुल मुजाहिदीन का मुखिया सैयद सलाउद्दीन है। आज सियालकोट में हमारी फोर्सेज ने सलाउद्दीन के टेरर कैंप सर्जल को भी मिट्टी में मिला दिया। सर्जल कैंप इंटरनेशनल बॉर्डर से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर था। आतंकवादी इसी कैंप पे ट्रेनिंग लेकर जम्मू कश्मीर में हमले करते थे। आज आर्मी ने दावा किया कि इस साल मार्च में जिन आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवानों की हत्या की थी, वो टेररिस्ट भी आज के टारगेटेड अटैक में मारे गए। सियालकोट में ही हिजबुल मुजाहिदीन के एक और अड्डे महमूना जोया कैंप को भी इंडियन फोर्सेज ने बर्बाद कर दिया। महमूना जोया का इलाका इंटरनेशनल बॉर्डर से 12 किलोमीटर दूर है। यहां हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा सेंटर था। यहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने के बाद जम्मू और कठुआ भेजा जाता था। इंडियन फोर्सेस के मुताबिक पठानकोट एयरबेस पर हमले की प्लानिंग इसी महमूना जोया कैंप में की गई थी। हमले के लिए आतंकवादी इसी कैंप से भेजे गए थे। सर्जल कैंप सियालकोट यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठुआ के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। महमूना जाया कैंप सियालकोट यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था।
ये कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहां पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहां आते थे। कल रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी सेनाओं ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आतंकवादियों के 5 ठिकानों को निशाना बनाया। पीओके में मुजफ्फराबाद के पास सवाई नाला कैंप, सैयदना बिलाल कैंप, कोटली में फूलपुर और अब्बास टेरर कैंप और भीमपर में बरनाला कैंप को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। मुजफ्फराबाद के सवाई नाला कैंप में ही पहलगाम हमला करने वाले आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी गई थी। इसी कैंप में ट्रेंड आतंकवादियों ने पिछले साल सोनमर्ग और गुलमर्ग में हमले किए थे। मुजफ्फराबाद के सैयदना बिलाल में जिस आतंकवादी ठिकाने को टारगेट किया गया वो मौलाना मसूद अजहर के जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया था। यहाँ पर हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती थी। आतंकवादियों को जंगलों में छुपने के गुर सिखाए जाते थे। कोटली के अब्बास और भूलपुर कैंप भी जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों की ट्रेनिंग के अड्डे थे। अब्बास कैंप में जैश ए मोहम्मद के फिदायीन दस्ते तैयार किए जाते थे। यहाँ पर एक बार में 15 आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा सकती थी। कोटली में कल सेना ने लश्कर के भी एक टेरर कैंप को तबाह कर दिया। पिछले साल 9 जून को तीर्थयात्रियों की बस पर हमला करने वाले आतंकवादी इसी कैंप से भेजे गए थे। 2023 में पुंछ पर हमला करने वाले आतंकवादियों को भी इसी जगह ट्रेनिंग मिली थी। भीमबर में एलओसी से केवल 9 किलोमीटर दूर बरनाला कैंप को भी नेस्तनाबूद कर दिया गया। आज जब पीओके के टेरर कैंप्स पर टारगेटेड अटैक हुए तो पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने समझा कि भारतीय फौज पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई है। तकरीबन 5-7 गोले बहुत बड़े बड़े आकर ये चलते रहे, बार बार बदलाव इस तरह लगे हैं। तो उसके बाद रात ही लोगों में सब लोगों को उठाया गया कि एरिया खाली किया जाए। अच्छा, तो ये इंडिया की तरफ से जो है फायरिंग हो रही है, ये हालात हैं। रात को सोए थे तो 12 बजे शदीद फायरिंग की बात आई। तो हमने देखा तो मस्जिद में ऐलान हो गया, उन्होंने कहा ये एरिया खाली कर दो, तो महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल हो जाओ। हमने कहा निकल बच्चे आगे चलेंगे। ऑपरेशन पूरा होने के बाद आर्मी की तरफ से पीओके में ध्वस्त किए गए टेरर कैंप्स की पूरी डिटेल दी गई। कर्नल सूफिया कुरैशी ने बताया कि किस कैंप पर हमला हुआ, ये टारगेट सरहद से कितनी दूरी पर थे और इन्हें निशाना क्यों बनाया गया। कर्नल सूफिया कुरैशी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस बात का पूरा ख्याल रखा गया किसी आम नागरिक को नुकसान ना हो और न ही पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हमारे टारगेट पर थे। भारत ने सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों के अड्डों को चुन चुनकर तबाह किया। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर तोयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर तोयबा का बेस था जो रजौरी पुंछ में सक्रिय था। नोट करने वाली बात यह है कि मसूद अजहर ने बयान जारी किया लेकिन वो खुद परिवार वालों के जनाजे में शामिल नहीं हुआ। हाफिज सईद के कई करीबी मारे गए, आज उन्हें भी सुपुर्द खाक किया गया, लेकिन हाफिज सईद अपने साथियों के जनाजे में नहीं पहुंचा और उसकी एक ही वजह है, इन
दहशतगर्दों को खौफ है, डर है कि कहीं भारत फिर से स्ट्राइक न कर दे, कहीं वो भी न मारे जाएं। हालांकि आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान की आर्मी के जवान दिखाई दिए, वहां के नेता भी दिखाई दिए। पीओके टेरर कैंप से मारे गए आतंकवादियों के जनाजे में पीओके के प्राइम मिनिस्टर, उनकी कैबिनेट के मिनिस्टर भी शामिल हुए। पीओके के सूचना मंत्री अब जनता को झूठा दिलासा दे रहे हैं, कह रहे हैं भारत ने अटैक किया जरूर, लेकिन नुकसान कुछ नहीं हुआ और अगर जरूरत पड़ी तो भारत को जवाब दिया जाएगा। हमारे दिफाई इदारे तो अलर्ट थे और ये थ्रेट तो मौजूद था, और आपको पता है वो मक्कार दुश्मन है, बताकर तो कोई दुश्मन हमला नहीं करता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट तैयार थी, हमारे दिफाई इदारे तैयार थे। इसलिए आप देखें कि इस वक्त पूरी गवर्नमेंट यहाँ मौजूद है, वज़ीर आज़म साहब खुद यहाँ मौजूद हैं, पूरा निज़ाम हुकूमत यहाँ मौजूद है और अपनी कौम की खिदमत के लिए मुस्तैद है। हालांकि भारत ने बार बार कहा है, क्लियरली कहा है कि पाकिस्तान की फौज या उसके ठिकानों पर कोई हमला नहीं किया गया, यह ऑपरेशन सिर्फ दहशतगर्दों के खिलाफ था, इसलिए पाकिस्तान मिस एडवेंचर करने की गुस्ताखी ना करे। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि अगर पाकिस्तान कोई गड़बड़ी करेगा तो अंजाम भुगतने को तैयार है। The strike on the terror camps were undertaken. आतंकवादियों के अड्डों पर यह हमला सटीक निशाना लगाने वाले हथियारों और खास तकनीक से लैस ऐसे हथियारों के जरिए किया गया जिससे टारगेट के अलावा किसी और को नुकसान न हो। हर टारगेट पर हमारा निशाना एक खास इमारत या इमारतों का समूह था। सभी टारगेट को बहुत सटीक हमले के जरिए कुशलता से तबाह कर दिया गया। इस ऑपरेशन के नतीजे भारत के सैन्य बलों की किसी स्ट्राइक की प्लानिंग करने और अंजाम देने के पेशेवर काबिलियत का प्रदर्शन करते हैं। इस दौरान किसी भी सैन्य ठिकाने को टारगेट नहीं किया गया। भारत ने स्ट्राइक के दौरान बहुत संयम से काम लिया है, लेकिन यहाँ ये याद रखना होगा कि अगर पाकिस्तान टकराव बढ़ाने के लिए कोई दुस्साहस करता है तो भारत के सैन्य बल इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कल रात के हमले के बाद पाकिस्तान की फौज सख्ते में है, शौक में है। जनरल मुनीर को समझ नहीं आ रहा कि भारत की मिसाइल्स और ड्रोन पाकिस्तान में 100 किलोमीटर तक पहुंच गए और उन्हें हवा भी नहीं लगी। उनका एयर डिफेंस सिस्टम कैसे फेल हो गया, इसके बारे में सोच सोचकर परेशान है। जिन टारगेट्स पर भारत ने हमले किए हैं, ध्यान देने वाली बात है, वो जबरदस्त सिक्योरिटी वाले इलाके हैं। नरेंद्र मोदी कह चुके थे ऐसी मार मारेंगे जिसकी पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की होगी। हाफिज सईद, मसूद अजहर और सलाउद्दीन के ठिकानों को फुल प्रोटेक्शन दिया गया था। ये इलाके कैंटोनमेंट के पास हैं, आबादी वाले हैं। पाकिस्तान को लगा था अगर भारत ने यहां हमला किया तो आम नागरिक मारे जाएंगे, वो इसको इशू बनाएगा, लेकिन बम सिर्फ आतंकवादियों के अड्डों पर गिरे और उनके बेसमेंट तक जाकर तबाही मचा दी। इन सारे इलाकों में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम सबसे मजबूत है। यहां रहने वाले आतंकवादियों को लगता है कि वो सबसे सुरक्षित हैं, लेकिन हमारी एयरफोर्स की मिसाइल्स और ड्रोन इस सिस्टम को भेद कर अंदर घुस गए। इसलिए ये टारगेटेड अटैक बहुत बड़ी बात है जिसने पाकिस्तान को डरा दिया है। इसका मतलब है कि भारतीय फौज की कुशलता और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी का पाकिस्तान को कोई अंदाजा ही नहीं है। इसलिए जैसे ही आधी रात के बाद जब आतंकियों के ठिकानों पर बम बरसे तो पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गई। पाकिस्तान की हुकूमत को समझ में नहीं आया कि भारत ने कहां कहां अटैक किए हैं और कहां और अटैक करने वाला है। इसलिए कराची से लेकर लाहौर तक और इस्लामाबाद तक एयर स्पेस को बंद कर दिया गया, सिविलियन फ्लाइट्स को रोक दिया गया, जो जहां था उसे वहीं अटका दिया गया। पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दो बार मीडिया से बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि भारत के हमले में बेगुनाह पाकिस्तानी मारे गए हैं। पाकिस्तान की फौज ने एक बार फिर मजहब के नाम पर भी लोगों को भड़काने की कोशिश की। पाकिस्तान फौज के प्रवक्ता ने कहा भारत का हमला इस्लाम के खिलाफ है, इसीलिए भारत ने इबादतगाहों को, मस्जिदों को निशाना बनाया। भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी शब अपनी बुज़दिलाना तारीख दोहराते हुए रात की तारीखी में पाकिस्तान पर हमला किया। में उसने सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। अब तक 6 मकामात पर जो हमले हुए
इनमें 26 मासूम सिविलियंस शहीद हो चुके हैं और 46 इंजर्ड हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अपनी कौम की भरपूर हमायत से दुश्मन को पाकिस्तान पर हमला करने के चंद लम्हों के बाद ही मुंह तोड़ और भरपूर जवाब दिया और दे रही है। लेकिन यह बात जरूर ज़हन में रखिए कि भारत ने पाकिस्तान में मसाजिद को निशाना बनाया है। मसाजिद और इबादत गाहों को निशाना बनाना उस तंग नजर सोच की अक्कासी करता है जो कि मोदी की हुकूमत में हिंदुत्व के ज़ेर तसल्लुत बढ़ रही है। अब पाकिस्तान की फौज की इस तरह की बातों पर कोई यकीन नहीं करता। पाकिस्तान को जरा सा टाइट करो तो वो इस्लाम, मस्जिदों, मदरसों की बात करने लगता है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में छुपे दहशतगर्द मदरसों की आड़ में टेरर कैंप चलाते हैं। भारत के अटैक के बाद पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई। इसमें शहबाज शरीफ के मंत्रियों के साथ पाकिस्तान के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान नेवी के चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और ISI चीफ जनरल असीम मलिक शामिल हुए। मीटिंग के बाद दावा किया गया कि पाकिस्तान भारत के एक्शन का जवाब देगा और इसके बाद शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नेशनल असेंबली पहुंचे, जहां उन्होंने जज्बाती तकरीर की, अपनी हार को जीत बताने की कोशिश की। कहा कि भारत ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर अटैक किया था, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने भारत को करारा जवाब दिया है। इसलिए पूरे मुल्क की आवाम को पाकिस्तान की फौज को सलाम करना चाहिए। हर रोज इत्तला मिलती थी कि आज हिंदुस्तान के जहाज आएंगे और वो पाकिस्तान पर हमलावर होंगे। पाकिस्तान के उकाब मुकम्मल तौर पर तैयारी में थे और हमारे जहाजों ने पाकिस्तान की सरहदों को अबूर नहीं किया। जम स्पीकर, जो ही हिंदुस्तान के जहाजों ने पेलोड उन्होंने रिलीज किया, हमारे उकाब झपटे और आनन फानन 5 जहाज जिनमें 3 राफेल उनको मार कराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे और 2 ड्रोन गिराए। पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की दुआओं से हमारी बहादुर और दलेर अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के इस मकरूह हमले का मुंह तोड़ जवाब देकर उस तारीख रात को चांदनी रात बना दिया। ये कन्वेंशनल वॉरफेयर थी, इसमें न्यूक्लियर दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था। और जो कहते थे कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कन्वेंशनल वॉरफेयर में बहुत पीछे छोड़ दिया है, कल रात को उनका होश ठिकाने आ गया है। आज जनाब स्पीकर, हमारे दुश्मन उनको कल रात नींद नहीं आई। ये उसी तरह की बातें जैसे 1971 में पाकिस्तान दावा करने लगा कि 90,000 सैनिकों ने सरेंडर नहीं किया, 1971 की वॉर पाकिस्तान ने जीत ली। इसी तरह का दावा कारगिल में किया गया था और ये सारे दावे नेशनल असेंबली में किए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में ज़्यादातर नेता ऐसी बातों पर यकीन नहीं करते। भारत पर हमला करना चाहते हैं, लेकिन करने के लिए सामने कौन आए? पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने आज पूरी ट्यून बदल ली। जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, धमकियां देते थे, वो आज कहने लगे अगर भारत ऑपरेशन सिंदूर को रोक देता है, अगर भारत दोबारा हमला नहीं करता तो पाकिस्तान कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। और इसके बाद शहबाज शरीफ के पॉलिटिकल एडवाइजर राना सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान बात बढ़ाना नहीं चाहता, पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कमिटमेंट किया है, इसलिए पाकिस्तान भारत पर हमला नहीं करेगा। मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जा चुका है।
अब राणा साहब अगर करेंगे तो फिर हम जवाब देंगे, मजीद वो करेंगे तो उसका फिर इससे भी ज्यादा मुंह तोड़ जवाब। और अगर वो नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। देखें, अगर वो नहीं करेंगे तो इसके ऊपर एक जिम्मेदार स्टेट के तौर पे गवर्नमेंट की भी और आर्मी चीफ की ये कमिटमेंट है। हमने दुनिया से ये कहा है कि अगर वो कार्रवाई ना करें या वो कोई एक्शन ना लें या वो कोई दरअंदाजी ना करे तो हमारी तरफ से कोई ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात जो है वो नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान के नेताओं की इस तरह बयानों का मजाक उड़ता है, इस पर न हमारे नेता यकीन करते हैं न डिफेंस एक्सपर्ट्स को इन दावों पर भरोसा है। आज इंडिया टीवी के स्टूडियो में कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स थे, सेना के रिटायर्ड अफसर थे, उनसे मेरी बात हुई। ज़्यादातर ने कहा कि पाकिस्तान में जो हालात हैं, जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ जो नाराज़गी है, उसके बाद पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है। आज स्टूडियो में मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल वीके दत्ता थे। तो मेजर जनरल दत्ता ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान की फौज के मुंह पर करारा तमाचा है, जिससे जनरल आसिम मुनीर बुरी तरह बौखलाया हुआ है। इसलिए आसिम मुनीर कुछ भी कर सकता है। भारत को किसी भी तरह के मिस एडवेंचर के लिए तैयार रहना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि मैडमैन, आज के दिन में मैडमैन कौन है पाकिस्तान में? आसिम मुनीर। अभी इस हमले के बाद आसिम मुनीर के मुंह के ऊपर एक रैपट पड़ा है। आसिम मुनीर के मुंह पे रैपट पड़ने का मतलब ये है कि एक रैबिड आदमी जब वो देखता है कि अभी उसका अपने ही मुल्क के अंदर थू थू होने वाला है उसके ऊपर लोग इल्ज़ाम लगाएंगे कि जब तुमने इसको कराया तो क्यों करवाया, अगर करवाया तो तुमने पाकिस्तान का बेड़ागर्क करवाया, और उसके बाद में भारत ने तुम्हें जो रैपट मारा तुमने क्या किया। तो इसलिए मेरे को ये सिर्फ अंदेशा है कि मैडमैन थ्योरी को आप जरा ध्यान में रखें और हमें बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। कोई भी एक इरेशनल मूव फ्रॉम पाकिस्तान अगर वो करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट फिर वो होगा जो इनकी पूरी हिरार्की को ख़त्म करेगा। मैंने पाकिस्तान की आर्मी के स्पोक्स पर्सन की पूरी बात सुनी है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तकरीर सुनी है। वो भारत को धमकी दे रहे थे, ये गिनवा रहे थे कि पाकिस्तान ने भारत के कितने फाइटर जेट मार दिए। अब उनसे कोई पूछे, जब हमारी एयरफोर्स पाकिस्तान में घुसी नहीं, पाकिस्तान का कोई हवाई जहाज़ हमारी सीमा में एंटर किया नहीं, तो फाइटर जेट कैसे गिर गए, कहाँ गिर गए? पर पाकिस्तानी जनरल्स और वहाँ के नेता अपनी खाल बचाने के लिए कुछ तो कहेंगे। इसलिए ऐसी बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए और ना ही उनकी धमकियों से डरना चाहिए। बस इतना याद रखना चाहिए और उन्हें याद दिलाना चाहिए कि हमारी फौज के पास पाकिस्तान के दहशतगर्दों के 20 ठिकानों की इंफॉर्मेशन है। इस बार के ऑपरेशन में 9 को टारगेट किया गया था, उन्हें तबाह कर दिया गया है। बाकी पर स्ट्राइक कभी भी हो सकती है। मिसाइल पर एड्रेस लिख दिया गया है, डिलीवरी कभी भी हो सकती है। हालांकि पाकिस्तान अपनी पब्लिक की नाराजगी दूर करने के लिए बॉर्डर पर एग्रेशन दिखा रहा है। हमारी फौज के अटैक के बाद पाकिस्तान आर्मी ने जम्मू कश्मीर में बॉर्डर और LOC के आसपास के इलाकों में फायरिंग की, रॉकेट लॉन्चर दागे। रात में 1:30 बजे के बाद पुंछ, राजौरी, बालकोट, मेंढर, कृष्णा घाटी, गुलपुर, केरनी और नौशेरा में पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी की गई, मोर्टार दागे गए। शेलिंग के लिए D-130 होविट्जर और 155 mm तोपों का इस्तेमाल किया गया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया। सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया, लेकिन पाकिस्तान ने आम भारतीयों पर हमला किया। LOC के आसपास बसे गांवों को निशाना बनाया। PTI के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से की गई अनप्रोवोक्ड फायरिंग में 12 गांव वालों की मौत हुई है। इनमें 4 छोटे बच्चे शामिल हैं। 57 लोग घायल हैं। हालांकि हमारी फौज भी पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान की गोलीबारी को देखते हुए जम्मू, पुंछ, कठुआ, राजौरी और सांबा में आज सारे स्कूल कॉलेज बंद रहे। पाकिस्तान की तरफ से हुई शेलिंग का सबसे ज़्यादा नुकसान पुंछ राजौरी सेक्टर में हुआ। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास बने कई गांवों में घरों को नुकसान पहुंचा है। हालात को देखते हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है।
आज पाकिस्तान से रात को 1 बजे बहुत गोलाबारी हुई है, लिहाजा सिटी में बहुत जख्मी भी लोग हुए हैं, इसलिए लिहाजा हम अपना बाल बच्चा लेकर सेफ जगह पे जा रहे हैं। पाकिस्तान की गोलाबारी की वजह से बहुत सी जवान बहक भी हुए हैं और जैसे कि हमें मनकोट सेक्टर से भी ये पता लगा है कि दर्जनों लोग वहां मर गए हैं। इसमें ही हमारे इधर मोहल्ला रेडियो स्टेशन में भी काफी जगह पे शेलिंग वगैरह हुई और बाकी पूंछ की अवाम जो है पूरी रात से जागी हुई है और अभी भी माहौल बहुत टेंस हुआ है। उरी सेक्टर में एलओसी के करीब बसे गांव को बीती रात हुई शेलिंग से काफी नुकसान हुआ है। लाइन ऑफ कंट्रोल से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर बसे दलंजा, इस्लामाबाद, कमलकोट और रामगई गांव में पाकिस्तान ने रात करीब 2:30 बजे शेलिंग शुरू की थी। इस हमले में 5 बच्चों समेत कुल 10 लोग घायल हुए हैं। कल रात उरी के रामगई गांव में एक के बाद एक 11 धमाके हुए। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद जब इस गांव में पहुंचे तो पाकिस्तान की तरफ से दागे गए मोटार और शैल से टुकड़े वहां बिखरे हुए मिले। गांव वालों ने कहा कि पाकिस्तान की अगर हिम्मत है तो वो भारत की फौज का सामना करे। मासूम निहत्थे लोगों पर हमला करके पाकिस्तान अपनी बुज़दिली का सबूत दे रहा है। अगर पाकिस्तान को दम है तो हमारे इंडिया के साथ वो लड़े, ठीक है। अब बताओ अगर वो इंडिया के साथ नहीं लड़ते, उसके बाद देखो इन्होंने रात को शेलिंग किया, उसके बाद हमारे इंडिया ने जब उनके अटैक किया उसके बाद उन्होंने शेलिंग की, जिसकी वजह से हमारे मकान वगैरह सब खत्म हो गए हैं, हमारे बंदे भी जख्मी हैं। हमारे को टारगेट बना दिया सर, ये गांव के लोग जो रहने वाले हैं इनको टारगेट बना दिया। आर्मी के साथ तो यहाँ पर खड़े हैं, हम इंडिया के लोग हैं तो हम किसके साथ हैं? हम तो आर्मी के साथ होंगे। पाकिस्तान को अगर लड़ना है आर्मी को तो हमारी आर्मी से लड़े। गरीब लोगों से, जो निहत्थे लोग हैं, इनके पास कौन से हथियार हैं, उनके साथ लड़ेंगे। और ये कौन सा नापाक उन्होंने ये किया है क्या रात के अंधेरे में इस तरीके से गोले डालने। मनीष प्रसाद उरी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के आखिरी गांव इस्लामाबाद में भी पहुंचे। पाकिस्तान ने यहां भी 155 mm के गोले दागे, कई घर पूरी तरह से बर्बाद कर दिए। हमले के कई घंटों के बाद भी यहां आग की लपटें उठ रही थी। ऑपरेशन सिंदूर पूरा होने के करीब 1 घंटे बाद रात 2:30 बजे इस गांव पर पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग शुरू हुई। धमाके की आवाज़ सुनकर गांव के लोग बंकर में जाकर छुप गए। जब सुबह शेलिंग रुकी तो इन लोगों की आशाएं उजड़ चुके थे। पाकिस्तान की हरकत से नाराज लोगों ने कहा, भारत की फौज ने जो किया पाकिस्तान उसी के लायक है। भारत ने तो आतंकियों का सफाया किया, लेकिन पाकिस्तान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। रात के 2:30 बजे गोले स्टार्ट हो गए गिरने, तो लगभग सुबह 5 बजे तक। 5 बजे के बाद थोड़ा बंद हो गया इस वक्त। तो ये मकान सुबह ही आकर गोला गिरे, चार आदमी जख्मी हो गए और मकान तो बिल्कुल 4 खत्म हो गए पूरे मकान। हम सेना के साथ एकजुट खड़े हैं, तो सेना को जवाब दिया, अच्छा दिया जवाब दिया उन्होंने जो इधर अनंतनाग में हुआ। लोग घरों के अंदर थे, अचानक आके ये टमाटर के छिले जो या सेल गिरे यहाँ पे, जिसमें 4 मकान आप देख रहे हैं पूरे बिल्कुल ही तबाह डैमेज हो चुके हैं। तो इसमें फिर भी ऊपर वाले का कर्म है कि यहाँ आदमी होए, इंजूरिंग तो हो ही, लेकिन वो फिर भी हौसले के साथ निकल के यहाँ से। देखो इन लोगों के गरीब मजदूरी करने वाले के इनके मकान पूरी जिंदगी की कमाई चली गई। कम से कम ये 50-60 लाख से ज्यादा हो गया है, क्योंकि आज तक उनकी पूरी कमाई जो है ना वो खत्म हो गई। उसको कोई पता नहीं है सिविल मरे या सिविल पे हो या कोई गरीब मरे या अमीर मरे, उसने मारने मकानों पर। पाकिस्तान ने सरहद पर रहने वाले सिविलियंस पर अटैक किया, ये कायराना हरकत है। भारत ने आतंकवादियों का सफाया किया और इसका बदला पाकिस्तान ने निहत्थे नागरिकों पर हमला करके किया। ये और भी शर्मनाक है। अब तक पाकिस्तान की फौज बेकसूर सिविलियंस को मारने के लिए दहशतगर्दों का इस्तेमाल करती थी, लेकिन इस बार ये काम खुद फौज ने शुरू कर दिया। इसका खामियाजा पाकिस्तान की फौज को भुगतना ही पड़ेगा। हालांकि अगर पाकिस्तान कोई गड़बड़ करता है तो हमारी तैयारी पूरी है, सेना तैयार है और देश के लोग भी तैयार हैं। जंग के हालात को देखते हुए आज देश के 244 जिलों में सिविल डिफेंस की टीमों ने मॉक ड्रिल की। अब से थोड़ी देर पहले देश के ज्यादातर शहरों में ब्लैकआउट की ड्रिल हुई। दिल्ली में रात 8 बजे लाइट्स ऑफ की गई। इंडिया गेट, कनॉट प्लेस, अक्षरधाम मंदिर,
राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक समेत नई दिल्ली के कई इलाकों में 15 मिनट तक अंधेरा पूरी तरह छाया रहा। दिल्ली के अलावा नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद में भी 15 मिनट तक बत्तियां बंद की गईं। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में ये ड्रिल की गई। 1971 की जंग के 54 साल बाद ये पहला मौका है कि पूरे देश में ब्लैकआउट हुआ। पाकिस्तान पर डेडली मिलिट्री स्ट्राइक करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, अपने मंत्रिमंडल के साथियों को पूरे ऑपरेशन का अपडेट दिया। कैबिनेट ने बहादुरी दिखाने के लिए भारत की सेनाओं को सलाम किया। कैबिनेट की मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर ऑपरेशन सिंदूर की पूरी डिटेल शेयर की और इसके बाद भारत ने दुनिया के तमाम देशों को आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, यूएई, फ्रांस, जापान और चीन के नेताओं से बात की। इन देशों को बता दिया कि भारत ने टेरर कैंप्स पर अटैक किया है। अब अगर पाकिस्तान कोई गुस्ताखी नहीं करता तो भारत भी सिचुएशन को एस्केलेट नहीं करना चाहता। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 13 देशों के राजदूतों को बुलाया, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ब्रीफ किया और साफ साफ बताया कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ था, पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं था। इसके बाद अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान समेत तमाम देशों ने भारत के रुख को सपोर्ट किया। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन तो लंबे वक्त से है, लेकिन उन्हें उम्मीद है ये टकराव जल्दी खत्म होगा। We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. हमें अभी अभी इसके बारे में पता चला जब हम ओवल ऑफिस के दरवाजे से अंदर आ रहे थे। मैंने अभी अभी सुना। मुझे लगता है कि दोनों देशों के इतिहास को देखते हुए लोगों को ये अंदाजा था कि कुछ न कुछ होने वाला है। दोनों देशों के बीच काफी समय से संघर्ष चल रहा है। आपको पता है कि कई दशकों से वो लोग एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं। अब मुझे उम्मीद है कि ये टकराव जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। आज चीन की तरफ से सधोर रिएक्शन आया, न 3 में न 13 में। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत और पाकिस्तान दोनों उसके पड़ोसी हैं। अगर दोनों देश चाहेंगे तो चीन मीडिएट करने के लिए तैयार है। 印度的军事行动表示遗憾，对目前事态的发展感到担忧。 आज तड़के भारत ने जो सैन्य कार्रवाई की है, हम उसको लेकर और इस वक्त के हालात को लेकर बहुत फिक्रमंद हैं। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी हैं और उनको बदला नहीं जा सकता है और दोनों ही देश चीन के भी पड़ोसी हैं। चीन सभी तरह के आतंकवाद के खिलाफ है। हम भारत और पाकिस्तान दोनों से ही यही गुजारिश करते हैं कि वो शांति और स्थिरता को वरीयता दें, शांत रहें और ऐसे कदम उठाने से बचें जिससे हालात आगे और पेचीदा हो सकते हैं। चीन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर मौजूदा तनाव को कम करने में सकारात्मक भूमिका अदा करते रहने के लिए हमेशा तैयार है। भारत ने पाकिस्तान पर जो कार्रवाई की उससे पहले दुनिया के बड़े बड़े देशों को इन्फॉर्म कर दिया था। पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्वमेंट के प्रूफ दिखा दिए थे और टेरर कैंप्स को अटैक करने के बाद एक बार फिर उन्हें ब्रीफ किया था। भारत को पूरी दुनिया का सपोर्ट मिला है क्योंकि भारत ने इंटरनेशनल प्रोटोकॉल का ध्यान रखा, पाकिस्तान के किसी मिलिट्री बेस को अटैक नहीं किया, पाकिस्तान के किसी नागरिक को नुकसान नहीं होने दिया, सिर्फ ग्लोबल टेररिस्ट माने जाने वाले आतंकवादियों के अड्डों को तबाह किया। वैसे भी पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर आइसोलेटेड है और वो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है, इसलिए 1-2 मुल्कों को छोड़कर कोई उसका दोस्त नहीं बचा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की फौज को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही, इसलिए अब पाकिस्तान ने अपनी झूठ फैलाने वाली मशीन को एक्टिव कर दिया है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की तरफ से तरह तरह के झूठ फैलाए जा रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत के 15 लोकेशन पर मिसाइल से हमले किए हैं, श्रीनगर एयरबेस को तबाह कर दिया है और साथ ही भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब कितना झूठ बोलेंगे।
इन दावों को साबित करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से जो पिक्चर्स और वीडियो पोस्ट किए गए वो सब फर्जी निकले। पाकिस्तान के कुछ ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया और कहा गया कि पाकिस्तान ने श्रीनगर एयरबेस को टारगेट किया है, लेकिन जब इसकी जांच की गई तो पता लगा ये वीडियो श्रीनगर का नहीं, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा का है और 1 साल पुराना है। इसी तरह पाकिस्तान के कुछ ट्विटर हैंडल्स पर एक फाइटर जेट की तस्वीर दिखाकर दावा किया गया कि पाकिस्तानी सेना ने भारत के रफाल फाइटर जेट को मार गिराया, लेकिन फैक्ट चेक किया, ये तस्वीर भी झूठी निकली। पता लगा कि पाकिस्तान जिसे रफाल फाइटर जेट बता रहा था वो तस्वीर MiG-21 की है। 2021 में पंजाब के मोगा में MiG-21 क्रैश हुआ था, उस वक्त की फोटो को पोस्ट करके पाकिस्तान ने आज रफाल को गिराने का झूठा दावा किया। इसी तरह का एक और वीडियो पाकिस्तानी हैंडल से शेयर किया गया जिसमें भारत के फाइटर जेट को निशाना बनाने की बात कही गई, लेकिन सच्चाई यह है कि ये पिक्चर भी 3 महीने पुरानी है। इसी साल फरवरी में इंडियन एयरफोर्स का मिराज 2000 विमान ग्वालियर के पास शिवपुरी में क्रैश हुआ था, लेकिन इस पिक्चर को पोस्ट करके पाकिस्तान हमारे फाइटर जेट को गिराने का फर्जी दावा कर रहा है। असल में झूठ बोलने में पाकिस्तानी फौज का कोई जवाब नहीं, प्रोपेगेंडा फैलाने में वहां के प्राइम मिनिस्टर भी कमाल करते हैं, और ये कोई पहला मौका नहीं है जब उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर सफेद झूठ बोला। आजकल लोग इंटरनेट पर एक्टिव रहते हैं, एक एक झूठ को हजारों बार दोहराया जाता है, वायरल किया जाता है, कुछ लोग उस पर यकीन करने लगते हैं, लेकिन भारत की फौज की क्रेडिबिलिटी अच्छी खासी है। हमारे फौजी अफसर न तो कभी झूठ बोलते हैं और न झूठा प्रोपेगेंडा चलाते हैं, और शायद उन्हें इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। भारतीय सेनाओं के बारे में पाकिस्तान जब झूठ बोलता है तो उसका कोई असर नहीं होता। आप भी ऐसे किसी झूठ पर यकीन न करें, उसकी कतई परवाह न करें।